गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी संस्कृत की कक्षा है और संस्कृत की कक्षा में आप पढ़ रहे हैं पाठ 6 षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना। गृहं शून्यं सुतां विना यानी कि पुत्री के बिना घर सूना होता है। सुताम यानी पुत्री। ये पाठ बच्चों आप पढ़ चुके हैं। कुछ भाग इसका शेष है जो कि हम आज पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले पाठ का सारांश हम आपको एक बार बताएंगे और कॉपी में भी आपको पाठ का सारांश लिखना है। तो आप चाहे तो मैं बोल रही हूँ सुन के भी लिख सकते हैं, या आप सुन लीजिए, पहले अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। तो पहले हम शुरू करते हैं इस पाठ का सारांश, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं कि स्त्रियों की स्थिति हमारे देश में प्राचीन काल में क्या थी। जो कि इस पाठ में आप पढ़ रहे हैं, भ्रूण हत्या, कन्याओं की हत्या पर जो रोक है और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना इस पाठ में बताया गया है। लेकिन हमारे देश में प्राचीन काल में, वैदिक और उपनिषद काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत उन्नत थी, बहुत सुदृढ़ थी। स्त्रियां उस समय बहुत ही पढ़ी लिखी होती थीं। उस समय कोई भेदभाव स्त्री पुरुष और बालक बालिकाओं में नहीं होता था। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हमें मिलते हैं, जैसे लव कुश के साथ आत्रेय के पढ़ने का एक प्रसंग आता है, जिससे यह भी पता चलता है कि उस समय भी सह शिक्षा थी, मतलब को एजुकेशन उस समय भी थी, वैदिक काल में और उपनिषद काल में। दूसरी तरफ जो वेदज्ञ ऋषि जो गार्गी थी, मैत्रेयी थी, अरुधंती थी, ये इन सारे स्त्रियों का नाम आता है जो विदुषी थी, बहुत विद्वान थी, विदुषी थी। तो इनकी ख्याति भी इस बात को प्रमाणित करती है कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में पुरुषों और स्त्रियों में कोई भेद नहीं होता था। स्त्रियों की स्थिति भी पुरुषों के समान ही थी, बहुत उन्नत स्थिति थी। समाज में उनका उतना ही सम्मान था जितना पुरुषों का था। लेकिन बाद के समय में धीरे धीरे जो मध्ययुगीन काल आया, उस समय स्त्रियों की स्थिति जो थी वो दयनीय होती गई। हालांकि अब बहुत सुधार हो गया है, अब फिर से हम वही वैदिक काल की तरफ जा रहे हैं। अब स्त्रियां वैसे ही उतनी ही पढ़ी लिखी हो रही हैं, बिल्कुल पुरुषों के बराबर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, मान सम्मान प्राप्त कर रही हैं। लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी हैं, अभी भी कुछ स्थान देश में ऐसे हैं जहां पर भेदभाव की भावना आज भी देखने को मिलती है और जिसको दूर करने की भी आवश्यकता है। इसी बात को इस पाठ में संवाद की शैली में बताया गया है। संवाद यानी आपस में बातचीत, दो लोग जो है आपस में बातचीत करते हैं, उसको संवाद कहते हैं। तो इस पाठ में संवाद की शैली में इसी बात को बताया गया है। इसका सारांश हम पहले आपको बता देते हैं, फिर जो 2-3 पैराग्राफ बचे हुए हैं जहां से मैम ने छोड़ा है, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। शालिनी ग्रीष्मावकाश में, मतलब गर्मी की छुट्टियों में, अपने पिता के घर आती है। उसको देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, उसका स्वागत करते हैं, किंतु उसकी भाभी जो है वो उदास दिखाई पड़ती है। शालिनी पूछती है कि आप क्यों चिंतित हो, सब कुशल है?
उसकी भाभी जिसका नाम माला है वो कहती है कि हाँ सब कुशल है, तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं, ठंडा लाऊं या चाय लाऊं। शालिनी कहती कि नहीं अभी तो कुछ नहीं, बस रात में भोजन करेंगे। अब भोजन के समय भी शालिनी देखती है कि उसकी भाभी जो है वो कुछ नहीं बोल रही हैं। तब उसका भाई, शालिनी का भाई जो है वो कहता है कि शालिनी तुम सौभाग्य से आ गई, आज मेरे ऑफिस में एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है जो अचानक ही मीटिंग थी जो कि अचानक ही रद्द कर दी गई। आज ही माला की डॉक्टर के साथ मिलने का भी समय है, तो तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाना, उसकी सलाह के अनुसार जो भी करना है उसे कर लेना। तब शालिनी ने पूछा कि क्या हुआ, भाभी स्वस्थ तो हैं? मैं कल से देख रही हूँ कि वो स्वस्थ नहीं दिख रही हैं। राकेश कह रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम माला के साथ जाना, रास्ते में वह सब कुछ तुम्हें बता देगी। दोनों जाती हैं डॉक्टर के पास, माला और शालिनी। तो रास्ते में शालिनी पूछती है क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? माला कहती शालिनी 3 महीने के गर्भ को अपने पेट में धारण किए हूँ, तुम्हारी भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं, यदि गर्भ में कन्या है तो गर्भ गिरा दूं। मैं बहुत परेशान हूं, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुनते हैं। शालिनी कहती है भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, यदि शिशु कन्या है तो वध के लायक है, मारने के लायक है, यह तो जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। तुमने विरोध नहीं किया, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोचते हैं और तुम चुप रहती हो। अभी ही घर चलो, लिंग परीक्षण की कराने की आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। शाम को उसके भाई आते हैं और हाथ पैर धोकर, कपड़े बदलकर पूजा पाठ करते हैं, फिर साथ में चाय पीने के लिए बैठते हैं। राकेश शालिनी का जो भाई है वो पूछता है माला तुम डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा? माला चुप रहती है। तभी खेलती हुई 3 साल की उसकी बेटी अंबिका जिसका नाम है वो आकर के अपने पिता की गोद में बैठ जाती है, उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को प्यार करता है और चॉकलेट देकर उसको भेज देता है। फिर माला से पूछता है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है, बताती है अपने भाई को कि भाई तुम क्या जानना चाहते हो, उसके पेट में पुत्र है या पुत्री? किस लिए? 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समय से पहले किस लिए कोशिश कर रहे हो? राकेश कहता है बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में पहले से ही है, अब एक पुत्र की जरूरत है। जो शालिनी तो गर्भ में बेटी है, यदि तो मार देना चाहिए। ये शालिनी कहती है, उसका भाई कहता है कि एक पुत्र, पहले से एक पुत्री है और अब हमें एक पुत्र की जरूरत है। तो शालिनी कहती है कि अगर गर्भ में बेटी है तो क्या उसको मार देना चाहिए? हत्या का पाप करना, तुम ये हत्या का पाप करना चाहते हो? राकेश कहता है कि नहीं, ये हत्या तो नहीं है। शालिनी कहती है तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है? बिल्कुल भूल गए, हमारे पिता ने कभी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। वे सदैव मनुस्मृति की इन पंक्तियों का उदाहरण देते थे। निश्चय से पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। ये मनुस्मृति की पंक्तियां हैं। तुम भी सायं प्रातः देवी की स्तुति करते हो, क्यों सृष्टि की उत्पादक शक्ति का अपमान करते हो? तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति कैसे आ गई? शालिनी की बात सुनकर राकेश कहता है कि बहन रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मैं शर्मिंदा हूं, आज से यह निंदा के योग्य कार्य नहीं करूंगा। अंबिका मेरे दिल के सारे प्यार की अधिकारी है, उसी तरह से
आने वाला शिशु भी मेरे प्यार का अधिकारी होगा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। बच्चों, यहां तक आप पढ़ चुके हैं और इसके आगे का पार्ट मैं आपको संस्कृत की पंक्तियां पढ़ करके और फिर से समझाती हूँ, जो कि मैं अगले वीडियो में समझाती हूँ।